हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर रे ऑप्टिक्स. ठीक है. इन रे ऑप्टिक्स फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये आपका पहले सिलेबस में था बट अभी इस टॉपिक को कट कर दिया गया है आपके सिलेबस से, तो फिर मैं इसका सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक्स ही लेके चल रहे हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे. डेरिवेशंस इसमें नहीं कराऊंगी, नोट्स में आपको डेरिवेशंस दिया गया है. मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन करा रही हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? If ray of light will incident at any surface and one side of this surface will be polished, then after striking with the surface, this ray will go back to the same medium. If this ray will go back to the same medium, this is called reflection of light. ठीक है. रे है किसी भी आपका पॉलिश सरफेस, ऐसा कोई मिरर है या फिर कोई भी सरफेस जिसका एक साइड क्या पॉलिश्ड है या फिर किसी मिरर पे स्ट्राइक करता है. ठीक है. एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगा, ये रे जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस आपका ट्रेवल करेगी, वापस उसी मीडियम में चले जाएंगी. ठीक है. तो ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है. बीच में आपका नॉर्मल होता है. इंसिडेंट रे एंड आपका नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होता है एंड नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होता है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर. ये आपका रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ होता है. फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे विल लाई एट द सेम प्लेन. ये आपका क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों आपका किसी एक ही प्लेन में, ये तीनों आपकी रेज एक ही प्लेन पर होती हैं. ठीक है. ये फर्स्ट लॉ होता है. अब देखिए रिफ्लेक्शन के लिए आपका मिरर होता है, तो रिफ्लेक्शन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपने इसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है. उसके बाद हमारा डिस्कशन है कि रिफ्लेक्शन बाय कर्व मिरर. आपके दो तरीके के मिरर होते हैं, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर का क्या होता है? आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर का इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है. ठीक है. तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकस होता है. फोकस पॉइंट कौन सा होता है? देखिए आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, फोकस होता है. जो आपका फोकस लेंथ होता है दैट विल बी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाफ ऑफ ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पी से जो डिस्टेंस होती है उसको आपका आर से इंडिकेट करते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. एंड आर का जो हाफ वैल्यू होता है वो आपका फोकस होता है. ठीक है. फोकल लेंथ होता है. तो फोकस को कैसे डिफाइन किया गया है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती हैं, दैट मतलब जो आपका जिस पॉइंट पर मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आपका ये पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट करती हैं. ठीक है. और जिस पॉइंट पर ये सारी रेज कट करती हैं दैट पॉइंट नोन एज फोकस ऑफ दिस मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर है. तो मिरर के लिए आपका फॉर्मूला होता है, एक मिरर इक्वेशन होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मिरर है, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होती है और उसका कोई इमेज फॉर्म होता है, इमेज की डिस्टेंस v है एंड आपका इस मिरर का फोकल लेंथ है f. देन मिरर इक्वेशन इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. जो जब भी आपका ये मिरर इक्वेशन होता है f, u, v की वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि u, v या f की वैल्यूज को पॉजिटिव कब लेते हैं, नेगेटिव कब लेते हैं. तो आपका ये है, अगर आप इसको देखिए, आप रे की डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस लेते हैं, पोल P है या फिर आपका लेंस के केस में आपका सेंटर O होता है, तो आपका रे की डायरेक्शन में अगर आप कोई भी डिस्टेंस लेते हैं तो आप यहाँ पोल P से लेते हैं, तो रे की डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस लेते हैं तो वो आपकी पॉजिटिव होती है और रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस लेते हैं वो आपकी नेगेटिव होती है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं क्या होती है, माइनस होती हैं. तो आपका इस तरीके से इसके आपका प्लस एक्स माइनस एक्स होता है और प्लस वाई माइनस वाई होता है. तो सेम इस यहाँ से अगर आप इसको सेंटर लेते हैं और आपका ये पोल P होता है, ठीक है, सेंटर होता है, तो इस तरफ की वैल्यू आपकी प्लस होती है, इस तरफ की वैल्यू आपकी माइनस होती है. ये प्लस वाई के आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ प्लस होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वैल्यू आपकी माइनस में होती है. तो ये साइन आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप वैल्यूज़ को पुट करते हैं. मिरर का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. आपका मैग्नीफाइंग पावर इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो होता है.
कि आपका इमेज किस हाइट का बना हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट किस हाइट का था। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मिरर। तो मिरर के लिए भी ये होता है, लेंस के लिए भी आपका मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला सेम होता है, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो जो होता है वही मैग्नीफाइंग पावर होता है। u और v के टर्म में इसका फॉर्मूला आता है -v/u। मिरर के लिए ये फॉर्मूला -v/u होता है, लेंस के लिए ये फॉर्मूला v/u होता है सिर्फ, और मिरर के केस से -v/u होता है। ठीक है, और अगर आप ये फॉर्मूले को f या fv के टर्म में या फिर fu के टर्म में लिखेंगे तो आपका f और v के टर्म में होगा। अगर आपको यहाँ से u को एलिमिनेट करें, जो फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वहाँ से आप u को u के लिए वैल्यू निकाल कर यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करके इस फॉर्मूले में से u को एलिमिनेट कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका f और v के टर्म में आएगा, एंड दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू f माइनस v बाई एफ। या फिर अगर इस फॉर्मूले को आप f और u के टर्म में लिखें तो f और u के टर्म में होगा, और आप इस इक्वेशन में से v को एलिमिनेट कर दें तो ये वैल्यू होगा f बाई एफ माइनस u। तो ये मैग्नीफाइंग पावर के लिए फॉर्मूला है, एक आपका हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेकेंड है आपका माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपकी ये दो फॉर्मूले, एक f और v के टर्म में है, एक आपका f और u के टर्म में है। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर m के लिए फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन आपके नोट्स में है, तो डेरिवेशन मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपके सिलेबस में से इसको कट कर दिया गया है, तो हम इससे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हम मेन उन टॉपिक्स पे टाइम देंगे जो आपका इस ईयर के सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट है। नाउ second is refraction of light. What is refraction of light? When ray travel from one medium to another medium, it will deviate from its original path. If ray will travel from one medium to another medium, it will deviate or bend from its original path. This is called refraction of light. जब आपकी कोई भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर इंसिडेंट होती है और वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो उसका जो ओरिजिनल पाथ होता है, मान लीजिए ये एक रे है आपकी, तो इसका ओरिजिनल पाथ ये देखिए मैंने रेड पेन से आपका ड्रॉ किया है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ था। लेकिन जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट मीडियम में मान लीजिए कि रे की वेलोसिटी v1 है, सेकेंड मीडियम में आपकी रे की वेलोसिटी क्या है, v2 है। देन फ्रॉम व्हेन रे विल गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, पहला मीडियम मान लीजिए क्या है, रेयर है, दूसरा मीडियम क्या है, डेंसर मीडियम है। तो आपका जब रे आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो आपकी रे क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड इफ रे विल गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब आपके रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती है, एंड अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आपकी रे जाती है तो ये नॉर्मल से दूर बेंड होती है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इफ रे विल गो फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी विल डिक्रीज। आपकी अगर रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ठीक है, अगर यही रे आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, और आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से वो आपका नॉर्मल से दूर आपका क्या होती है, मूव करती है। देन ऑन दैट केस इट विल bend away from the normal. Okay, if the refractive index of first medium is n1 and refractive index of second medium is n2, दो मीडियम है, एक रेयर मीडियम एक डेंसर मीडियम है, then refractive index of second medium with respect to first medium 1 and 2 का मतलब क्या है, ray is going from first medium to second medium, then refractive index of second medium with respect to first medium will be equal to the velocity of light in first medium to the velocity of light in the second medium. n2 by n1 will be equal to v1 by v2। ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये फॉर्मूला आप मेरे ख्याल से 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो ये कॉमन है, तो इसमें हम बहुत डीप नहीं जाएंगे। वेवलेंथ के टर्म में अगर आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे देन दिस वैल्यू विल बी v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। आपका अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। किसी भी मीडियम में लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम चेंज होने पर।
वेलोसिटी चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विल बी इक्वल टू v1 बाई v2 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू λ1 बाई λ2 वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। अब आप ये देखिए, अगर आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहें इस केस में, तो ये टोटल एंगल I है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, R है, देन दिस डेल विल बी इक्वल टू I माइनस R। रिफ्रैक्शन के भी टू लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन में होते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। एंड सेकेंड लॉ इज साइन I बाई साइन R विल बी इक्वल टू 1 and 2 विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है और इसका आपका स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए ये आपका एक नॉर्मल है, किसी भी सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो किस तरीके से होता है। अब इसमें हम डिफरेंट केसेस लेंगे। तो ये टॉपिक्स भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, डेरिवेशंस आपकी नोटबुक में हैं, आप देख लीजिएगा अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो। इसका मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ, बेसिक बता रही हूँ कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। कोई ग्लास है, कोई ग्लास स्लैब है या फिर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो फिर इसका रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो जब लाइट पहले इंसिडेंट हुई तो यहाँ पे पहले फर्स्ट सरफेस है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो ये आपका फर्स्ट सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। अब ये रे फिर से आपकी क्या, अब देखिए आपकी रे क्या है, ग्लास में गई ना, एयर से ग्लास में गई है, तो आपका रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे गई है। जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। फिर ये आपका सेकंड सरफेस, अब ये आपका ग्लास है क्या, सेकंड कॉर्नर पे दूसरे साइड में जो आपका सरफेस है उस साइड पे आ गया, ठीक है। सेकंड सरफेस से फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब आपकी लाइट रे ग्लास से एयर मीडियम में आएगा, मीन्स रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जा रही है, तो अभी क्या होगी, नॉर्मल से दूर हटेगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसका क्या हो जाएगा, मोशन इस तरीके से हो जाएगा, इट विल मूव लाइक दिस। सो हियर दिस एंगल R विल बी सेम एज दिस एंगल R, ये एंगल R ये एंगल R सेम होगा, ठीक है। और दिस एंगल इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। आपकी जो आपकी रे आपको इमर्ज हुई है दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड लाइन ऑफ इमर्जेंस विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस E एंड दिस E विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। जो इमर्जेंट रे होती है, इमर्जेंट रे और आपका नॉर्मल के बीच में जो एंगल E होगा दैट विल बी इक्वल टू I। सो I लिख सकते हैं, बहुत बार यहाँ पे I भी लिखते हैं और E भी इंडिकेट करते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है एंड दिस एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस I। क्यों, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है, दोनों मीडियम क्या है, सेम है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो फिर ये E इक्वल टू I नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीडियम सेम है, इसलिए आपका ये E इक्वल टू I होगा। तब आप ये देखिए, आपका रे का ओरिजिनल पाथ ये था, रे इंसिडेंट हुई, फिर इस तरीके से आपकी फाइनल इमर्जेंट रे आई है, तो जो इसका ओरिजिनल पार्ट था और जो फाइनल जो आपको इमर्जेंट रे मिली है, दोनों आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे क्या हैं, पैरेलल हैं। और अगर आप इसको देखिए तो आपका जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो रे का ओरिजिनल पाथ था, ठीक है, और जो न्यू आपके इमर्जेंट रे मिली है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है रे का, उसके ओरिजिनल पाथ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रे। व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमर्जेंट रे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये रे है, इसका ये इंसिडेंट रे इस तरीके की है, उसका ओरिजिनल पाथ ये है, तो वो उसका ओरिजिनल पाथ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ emergent ray from its original path is known as lateral displacement, ठीक है। सो व्हाट इज lateral displacement? lateral displacement को आप D से इंडिकेट करेंगे एंड lateral displacement is the displacement of ray from its original path। जो रे है उसका ओरिजिनल जो पाथ था वहां से जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज lateral displacement D। और आपका ये ग्लास है, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की थिकनेस है आपकी T, ठीक है। इस स्लैब की थिकनेस T है तो आपका और एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला क्या आएगा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट D विल बी इक्वल टू T साइन I माइनस R डिवाइडेड बाई कॉस R। हियर T इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट D के लिए फॉर्मूला हो गया है।
तो ये नॉर्मल पहले रिफ्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया, फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्टेप पे हम प्रिज्म और लेंस का केस लेंगे। प्रिज्म के थ्रू भी रिफ्रैक्शन होता है एंड आपका लेंस के थ्रू भी रिफ्रैक्शन होगा, और वो दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।